नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तो हो गया। जो दिखाई दे रहा था, यानी जिनकी आंखें साफ है, जिनके आंखों पर कोई आइडियोलॉजिकल या नैरेटिव का चश्मा नहीं है, उनको साफ साफ दिखता था, वही हो गया। मतलब मोदी शाह, बीजेपी और एनडीए का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। वो जीतने वाला था, ये तो मैं बार बार बोल रहा था। लेकिन कुछ लोग जो आइडियोलॉजिकल चश्मा लगाकर देखते हैं, आंखों से नहीं देखते, दिमाग से देखते हैं। और इसलिए आंखों के सामने जो साफ साफ दिखता है वो देख नहीं पाते, ना समझ पाते। और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता था कि हाँ, कोई चमत्कार हो जाएगा। अरे, चमत्कार होने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। बात यह है कि राधा कृष्णन जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, अब राधा कृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उनको उठाकर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। तो वो तमिलनाडु के हैं, तो डीएमके के वोट काटने के लिए किया है। ये जब नैरेटिव शुरू किया जाता है मीडिया से, तो कांग्रेस के बुद्धू नेता उसको काउंटर करने के लिए आंध्र के सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट बना देता है, ताकि नायडू के वोट टूटेंगे, जगन मोहन रेड्डी के वोट टूटेंगे, तेलंगाना के वोट टूटेंगे, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी तो तेलुगु है। अब ये नैरेटिव एक्चुअली मीडिया से आता है और बुद्धू लोग उसको फॉलो करते हैं। और अमित शाह नजर घुमाकर भी मीडिया के या सेक्युलर लोगों के, वामपंथियों के ऐसे नैरेटिव मुड़कर भी नहीं देखते, ना उस पर सोचते हैं। हाँ, ये धोखा है। ये पिछले 10-12 सालों से मोदी और शाह ने और बीजेपी ने अच्छी तरह से भाप लिया है कि जो कुछ वामपंथी मीडिया बोलेगा वो सीरियसली धोखा करके लेना है, इसमें धोखा है। बस यही इन्होंने मान लिया है, बीजेपी और अमित शाह ने या बीजेपी के लोगों ने। और इसलिए जो कुछ सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना के कांग्रेस करना चाहती थी, वो एक्चुअली कांग्रेस या इंडी अलायंस का अपना एजेंडा था ही नहीं। लेकिन इससे दिशा भूल तो हो गई। इंडी अलायंस कांग्रेस की दिशा भूल हो गई, वो भ्रमित हो गए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि धनखड़ क्यों गए हैं और राधा कृष्णन जैसा उम्मीदवार बीजेपी ने, अमित शाह ने क्यों लाया है। ये अगर आप समझ ही नहीं पाए हो, तो आप उसका काउंटर नहीं कर सकते, आप उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। किसी भी लड़ाई होती है, मैच होती है, तो उसमें एक बात होती है, सामने वाले जो पैतरेबाजी करने वाले हैं उसको आपको काउंटर करना है, या तो अपनी ऐसी पैतरेबाजी करो कि सामने वाला गड़बड़ा जाए। लेकिन यहाँ अपनी कोई इंडी अलायंस या कांग्रेस की अपनी कोई पैतरेबाजी होती ही नहीं। इनकी पैतरेबाजी मीडिया तय करता है, जो पॉलिटिक्स के अखाड़े में है ही नहीं। वो लोग इनका नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव ही असलियत मानकर ना बीजेपी चलती है, लेकिन कांग्रेस चल पड़ती है। और कांग्रेस के पीछे पीछे उनके जो बाकी इंडी अलायंस के फॉलोअर मित्र दल है वो भी चल पड़ते हैं और वहां फंस जाते हैं। अब यहां नए सिरे से उसका आकलन मैं नहीं करूंगा कि राधा कृष्णन क्यों जीते, क्रॉस वोटिंग कितनी हुई, कौन सी पार्टी के कौन से एमपी टूटे, कितने टूटे, किस राज्य से टूटे, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। वो कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कल तक बोल रहे थे कि बड़ा उलटफेर हो जाएगा, गडकरी इतने एमपी लेकर भाग गए हैं, वगैरह वगैरह। ये लोग अब किस पार्टी के कितने टूटे और इंडी अलायंस के किस पार्टी के टूटे, इस पर वो आकलन करेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत वहां से करूंगा, क्या इस चुनाव की जरूरत थी? अगर धनखड़, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, 5 साल के लिए चुने गए थे,
उनके लिए और 2 साल बचे थे। अगर वो ऐसे नैरेटिव में नहीं फंसते तो शायद ये उपचुनाव होता ही नहीं। तो एक बात साफ है, अगर धनखड़ जिस षड्यंत्र में थे, जो षड्यंत्र कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने तय किया था और उसके लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना मोहरा बनाया था, उस मोहरा बनने से जगदीप धनखड़ इनकार कर देते तो ना उनको इस्तीफा देना पड़ता, ना ये उपचुनाव होता। अब एक बात साफ है, अपनी इच्छा से जगदीप धनखड़ ने ये इस्तीफा दे दिया, इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहे। हाँ, एक गवर्नमेंट यानी अमित शाह हो या मोदी सरकार हो, उसके प्रतिनिधि बोलेगा उन्होंने तो लिखा है कि प्रकृति ठीक नहीं रहती, हेल्थ कारण के वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात साफ है, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको बाध्य किया गया कि आप निकल जाओ, सरकार से आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो आपसे सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी, आपको गलती हो गई है तो आपको हटना पड़ेगा। और कुछ घंटों में भागने का जो रास्ता अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने दिया था, उस रास्ते से जगदीप धनखड़ भाग खड़े हुए और इसलिए ये उपचुनाव हुआ है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी, एनडीए ये बड़ा रिस्क उठा रही है। रिस्क इसमें था कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देकर भगाना आसान था, लेकिन वो जगह भरने के लिए नरेंद्र मोदी किसी को भी उपराष्ट्रपति करके अपॉइंट नहीं कर सकते थे। जैसे किसी सरकार में, मंत्रिमंडल में मंत्री होता है, उसका अगर इस्तीफा दिया जाए तो उसकी जगह दूसरा कोई मंत्री अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को चुनाव नहीं करना पड़ता, ना चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ता। दूसरे किसी को भी उठाकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद का मामला वैसा नहीं था, यह संवैधानिक पद था। और अगर वहां बैठा इंसान इस्तीफा देता है या उससे इस्तीफा लिया जाता है तो उस पद के लिए नया चेहरा लाना मतलब एक नया चुनाव लाना। और चुनाव किसका है और वोटर कौन है? तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य है उनसे इसको चुनकर लाना है। इसका मतलब साफ था, राज्यसभा लोकसभा के जितने सदस्य है उनमें से बड़ी तगड़ी मेजॉरिटी आपके साथ होगी तो आपका कैंडिडेट चुनकर आएगा। और इसको ही टेस्ट कहते हैं, इसको टेस्ट कहते हैं। आप कोई चीज लेबोरेटरी में बनाएं, प्रयोगशाला में बनाएं, उसको टेस्ट, ठीक है, वो टेक्निकल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट होती है। लेकिन वही हथियार जब तक आप रणभूमि में, बैटल ग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करते तब तक उसका इस्तेमाल कितना प्रभावी होता है उसका पता नहीं लगता। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जिसकी 3-4 महीने से दुनिया भर चर्चा चल रही है। किस लिए चल रही है? क्योंकि तब तक भारत का जो आकाश तीर, फिर अग्निवीर, फिर ब्रह्मोस, एयर डिफेंस जो भारत के पास थे, उसकी असलियत दुनिया को पता नहीं थी, ना पाकिस्तान को पता थी। चाइना के हथियार हो या अमेरिका के, उसकी दुनिया भर चर्चा होती है और वो चीजें पाकिस्तान के पास थी लेकिन वो काम ना आई। इसका कारण ये था, उनका बैटल ग्राउंड इस्तेमाल नहीं हुआ था, रणभूमि पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमारे ब्रह्मोस का रणभूमि पर इस्तेमाल हो चुका था 2 साल पहले। 2022 में एक ब्रह्मोस गलती से हरियाणा के एयरबेस से उड़ा और पाकिस्तान की भूमि मियां छन्नू में जाकर गिरा था।
उससे हानि कुछ नहीं हुई, क्योंकि उस पर वॉर हेड नहीं था, कोई विस्फोटक नहीं था। तब भारत सरकार ने कहा कि ये हमारी गलती थी, गलती से उड़ गया। पाकिस्तान ने और दुनिया ने भारत की मजाक उड़ाई थी, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो बैटल ग्राउंड एक्सपेरिमेंट था कि हमारा ब्रह्मोस अगर निकलता है तो कितनी देर में, कितने अंतर पर जाकर, कितने फासले पर जाकर गिरता है, और क्या दुश्मन का रडार उसको पकड़ लेता है। बात ये थी कि ब्रह्मोस 2022 में उड़ा था, शायद सिरसा या कहीं से, अंबाला से उड़ाया गया था, और मियां छन्नू पाकिस्तान में जाकर गिर गया। तो 125 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गया था, और लगातार 1.5 मिनट या 2 मिनट कुछ उड़ रहा था, 4 मिनट, और उनके रडार के पकड़ में नहीं आया। तो वो बैटल ग्राउंड एक्सपेरिमेंट था। मैं मानता हूं कि आज बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव लड़ाया, जीता, ना कि उसका रिस्क लिया। वो रिस्क का मतलब ही एक्सपेरिमेंट था। अगर आज धनखड़ जो चालाकी कर रहे हैं उनको हटाकर राष्ट्रपति पद के उपचुनाव का रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो एक साफ हो जाता है कि आज की जो पार्लियामेंट है, आज की जो लोकसभा है और आज का जो राज्यसभा है, उनमें हमारे साथ कितने मेंबर्स पक्के हैं, संकट के समय में हमारे साथ खड़े रहने वाले कितने एमपी है, इसकी टेस्ट करनी थी। जैसी 2022 में अंबाला से उड़ाए गए उस ब्रह्मोस की टेस्ट थी, जिस पर वॉरहेड विस्फोटक नहीं था, लेकिन कितना लंबा जाता है, रडार पकड़ता है कि नहीं, इसकी टेस्ट थी। और वो टेस्ट सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी जो बुद्धू है उनको पता नहीं चला कि ये ट्रायल ले रहे, गलती नहीं हुई। धनखड़ को हटा के इनको लगा कि देखो, धनखड़ इनके गले की हड्डी बन गया, उसके कारण उसको जबरदस्ती इस्तीफा देने पर बाध्य किया गया और उस पर बदनाम करते रहे। लेकिन एक जगह धनखड़ को हटाना जरूरी था, लेकिन उसी बहाने अगर उपचुनाव हो जाता है तो आज की पार्लियामेंट में दोनों हाउस में मिलकर मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ कितने लोग डटकर खड़े होते हैं, तो वो 452 का आंकड़ा निकला है, ये समझना जरूरी है। इस पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, ये बड़ा कोई हमला नहीं था, ये ट्रायल थी। इसका मतलब साफ है, 2022 में ब्रह्मोस का जो प्रयोग किया गया था, उसके सक्सेस के बाद ही ब्रह्मोस का फ्री हैंड इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वो सटीक जगह जाकर फट गए। अब आइए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। इसमें 452 लोकसभा राज्यसभा मिलकर आते हैं, तो वो कम से कम 67 या कुछ हो जाता है परसेंट, 60% हो जाता है समझो। तो बात यह है कि 300 इनको मिले और 1.5 गुना एनडीए को मिले। इसका मतलब समझते आप? लोकसभा में तो क्लियर मेजॉरिटी है, शायद 300, 325 के आसपास एनडीए है, और राज्यसभा में 125 के आगे, इसके आसपास आकर आ जाता है। और इसका मतलब साफ है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, अगर कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल लाया जाता है, तो क्या पार्लियामेंट में पास हो सकता है? उसकी ट्रायल हो गई है। अब देखिए कि अगर 11 साल में मोदी सरकार ने कहीं भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि मुंबई केस के आधार पर जब मामला आ जाता है तो आपको जो सरकार बर्खास्त करोगे, जो विधानसभा बर्खास्त करोगे, वो प्रस्ताव आपको लोकसभा राज्यसभा में पारित करना पड़ता है। तो क्या पारित हो जाएगा?
इसकी ट्रायल उपराष्ट्रपति चुनाव में हो गई है। ये ब्राह्मोस की, पॉलिटिकल ब्राह्मोस की ट्रायल थी, और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मैंने 2-3 वीडियो में ये बात कही है कि ये ट्रायल होगी। जीतेंगे तो उपराष्ट्रपति जो 390-91 वोट से मिलते तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर 450 के पार जाते हैं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए संकट पैदा करेगा। और मैं मानता हूं कि कल का उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो भाजपा ने अगर 452 वोटों से जीता है, उसका मतलब साफ है कि सबसे पहले ममता दीदी की बंगाल सरकार और बंगाल विधानसभा संकट में आ गई है। बार बार बीजेपी के लोग और ममता दीदी के अपोजिशन वाले हैं, विरोधक है, वो बार बार मांग करते हैं कि बंगाल में इतनी हिंसा हो गई है, इतना अराजक है, केओस है, कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, विधानसभा बर्खास्त की जाए, ममता को हटाया जाए। तो क्या वो करके आगे पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव पारित हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव ने उसका जवाब दे दिया है कि हाँ, अगर बंगाल विधानसभा बर्खास्त की जाती है तो उसका प्रस्ताव पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में आराम से पारित होगा। इसकी गारंटी उपराष्ट्रपति के चुनाव ने दी है। राधाकृष्णन के चुनकर आने से वो गारंटी मिल गई है। इसके लिए मैं इसको पॉलिटिकल ब्राह्मोस बोलता हूं। देखते आगे क्या होता है। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।